गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 9th के लिए हिंदी ग्रामर में समास समझाने जा रही हूँ। समास क्या है? समास जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है तो नए शब्द बनाने की इस विधि को समास कहते हैं। यानी कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में दो शब्दों का मेल होता है, और जो दोनों शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समास के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है कि रसोई के लिए घर यानी रसोई घर, महान है जो राजा यानी कि महाराजा। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त या छोटा करने की विधि। जैसे मान लीजिए लिखा है रसोई के लिए घर, तो हम इसको छोटा करेंगे जब, तो ये रसोई घर बन जाएगा। और अगर हम इसी का विग्रह कर देंगे रसोई घर का, तो रसोई के लिए घर, ये समास विग्रह कहलाने लगेगा। समस्त या समासिक पद, समास द्वारा बने शब्द को समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। जैसा संभव है यानी कि यथा संभव, यानी कि यथा संभव जो शब्द आया वो समस्त पद हो गया। जितना उचित हो यानी कि यथोचित, यह समस्त पद है। समस्त समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। शब्दों के पहले पद को पूर्व पद तथा बाद के पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा कमल नयन, तो समस्त पद का अर्थ है कमल के समान नयन। इसमें कमल को पूर्व पद तथा नयन शब्द को उत्तर पद कहेंगे। अब समास विग्रह क्या कहलाता है? समासिक पदों को फिर से पहली वाली अवस्था में अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जब हम उसको अलग अलग करके लिखते हैं यानी कि उसके बड़े रूप को लिखते हैं तो वो समास विग्रह कहलाने लगता है। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया कि अगर लिखा रसोई घर और अगर हम इसको लिखेंगे रसोई के लिए घर, तो ये समास विग्रह कहलाने लगेगा। उसी प्रकार मान लीजिए लिखा यथा मति, तो यानी कि मति के अनुसार। पराधीन यानी कि दूसरों के अधीन, तो ये क्या हो गया? ये समास विग्रह हो गया। आप बीती यानी आप पर बीती। देश निकाला यानी कि देश से निकाला, ये हमने समस्त पद यानी कि समास को समास विग्रह कर दिया। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारा समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। अब तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष का अर्थ होता है उसका पुरुष, यानी कि जिस समास में पहला पद प्रधान न होकर दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में जो हम लोगों ने कारक पढ़े हुए हैं उन्हीं कारक की विभक्तियों का लोप होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में पर, यानी कि इन विभक्तियों का लोप तत्पुरुष समास में होता है। अब कर्म तत्पुरुष क्या होता है? जिस समास में दो पदों के बीच कर्म कारक की विभक्ति यानी कि को का लोप होता है उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा चिड़ी मार, तो हम इसका समास विग्रह जब करेंगे तो ये बन जाएगा चिड़ी को मारने वाला। रथ चालक यानी कि रथ को चलाने वाला। परलोक गमन यानी परलोक को गमन। और ग्रहगत, ग्रह को आया हुआ, यानी कि इस शब्दों में को विभक्ति का लोप है, इसलिए हम इसे कर्म तत्पुरुष कहेंगे। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में कारक की विभक्ति से द्वारा का लोप होता है, उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा तुलसी कृत, तो यानी कि तुलसी द्वारा कृत। शोकाकुल यानी कि शोक से आकुल या शोक से व्याकुल। रस भरा, रस से भरा हुआ। रेल यात्रा, रेल द्वारा यात्रा, यानी कि इसमें से और द्वारा विभक्ति का लोप है, इसलिए इसे करण तत्पुरुष कहेंगे। संप्रदान तत्पुरुष, जिस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला, यानी कि के लिए विभक्ति का इधर पर लोप है, इसलिए से संप्रदान तत्पुरुष कहेंगे। अपादान तत्पुरुष, जिस समास में
अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने के अर्थ का लोप हो जाता है उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, गुणहीन यानी कि गुण से हीन, विद्याहीन, विद्या से हीन, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। अब देखिए अपादान तत्पुरुष में भी से विभक्ति आता है और करण तत्पुरुष में भी से विभक्ति आता है, लेकिन अपादान तत्पुरुष में से विभक्ति तब प्रयोग की जाती है जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होता है। जैसे मान लीजिए हम बोलें कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी कि पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। या रोग मुक्त, यानी कि रोग से वो क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा, अलग हो रहा। तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होगा। अब मैं आपको संबंध तत्पुरुष समास बताने जा रही हूँ। जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप हो जाता है उसे संबंध तत्पुरुष कहते हैं। इसमें एक दूसरे का संबंध होता है। जैसे लोकसभा यानी कि लोगों की सभा, यानी कि यहाँ पर लोगों और सभा के बीच में क्या हो रहा है, संबंध दिखाया जा रहा है। पराधीन यानी कि दूसरों के अधीन। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। आज्ञानुसार यानी कि आज्ञा के अनुसार। यहाँ पर का, की, के का संबंध दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। अब मैं आपको अधिकरण तत्पुरुष समास बताने जा रही हूँ। जिस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है उसे अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे लोकप्रिय यानी कि लोगों में प्रिय, ग्रामवास यानी कि ग्राम में वास, घुड़सवार घोड़े पर सवार, आप बीती यानी कि आप पर बीती। यहाँ पर में और पर विभक्ति का लोप है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अब देखिए कर्मधारा समास। कर्मधारा समास में उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे गोबर गणेश यानी कि गोबर से बना गणेश, नील गगन यानी कि नीला है जो गगन, पीतांबर पीला है जो अंबर, अध पका यानी कि आधा है जो पका, यानी कि उत्तर पद बाद का जो पद है वो प्रधान होता है, इसलिए यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। अब मैं आपको द्विगु समास बताती हूँ। जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि इसमें संख्या यानी कि संख्या का बोध होता है। जैसे चार पाई यानी कि चार पैरों का समाहार, नवग्रह नवग्रहों का समाहार, पंचवटी यानी कि पांच बटों का समाहार, दुराहा यानी कि दो राहों का समाहार। इसमें संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए द्विगु समास होगा। अव्ययीभाव समास। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे आजन्म यानी कि जन्म से लेकर, गांव गांव यानी कि प्रत्येक गांव, दिनों दिन यानी कि दिन ही दिन में, और बेकाम यानी कि बिना काम के, यानी कि अव्ययीभाव समास में उपसर्ग जुड़े होते हैं। जैसे हमने बताया आ जन्म यानी कि आ है वो उपसर्ग है और जन्म मूल शब्द यानी कि जन्म से लेकर, तो ये आ लगने से ही ये अव्यय बन गया। बेकाम यानी कि बे उपसर्ग है और काम मूल शब्द यानी कि बिना काम के, तो ये बे अव्यय है, इसलिए ये अव्ययीभाव समास है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे गजानन, गज जैसे आनन वाला अर्थात गणेश जी, कमल नयन, कमल जैसे नैनों वाला अर्थात रामचंद्र जी, दशानन, दशयानन जिसके अर्थात रावण, नीलकंठ नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी। ज़्यादातर बहुब्रीहि समास में देवी देवताओं के नामों का प्रयोग किया जाता है या फिर पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको द्वंद्व समास बताती हूँ। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो यानी कि दोनों पद बराबर हों और जिसमें पदों को मिलाने वाले समुच्चय बोधक शब्दों या, अथवा, और, तथा, एवं का लोप हो गया हो
उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है और इस योजक चिन्ह को हटाकर हमें और या लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए लिखा आटा दाल, यानी कि आटा और दाल। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। दो चार, दो या चार। चाय कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी।